गरीब बहू का जुगाड़ू नारियल से बना रसोई सामान। हे भगवान, ये सब क्या है? सारे मसाले के डब्बे जमीन पर पड़े हुए हैं, आटा चावल भी बिखरा हुआ है, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है। इन चीजों को रखने के लिए भी तो किसी चीज की जरूरत होगी ना। अब सारी चीज जमीन पर ही रहती है। रसोई के सामान के नाम पर एक रैक तक नहीं है हमारे पास, जो बर्तन मसाले वगैरह हम उस पर रख सके। अब क्या ही कर सकते हैं। पिछले रविवार मैं तेरे साथ गई थी ना रैक देखने के लिए। वो छोटी सी रैक 800 रुपए की थी। इन दुकान वालों ने तो लूट मचा रखी है। चल छोड़, अब ये सब मेरे साथ ये सामान उठा दो। पैसों की कमी के चलते हर गरीब परिवार में किसी न किसी चीज को लेकर दिक्कत होती है। तो वहीं इस परिवार में पैसों की कमी के चलते घर की बहू को रसोई के सामान को लेकर काफी दिक्कत आती है। राशि, मैंने इन दोनों कटोरों में कढ़ी निकाल दी है और बड़ी प्लेट में चावल। इन्हें ले जाकर जोड़ दो। हम खाने वाले इतने लोग हैं और आपने सिर्फ 2 कटोरे में कढ़ी निकाली है। अब सबके लिए अलग अलग छोटी छोटी कटोरियां भी तो होनी चाहिए। ये 2 कटोरे ही बचे हैं घर में, कल को ये भी टूट गए तो ना जाने किस में सब्जी वगैरह निकालेंगे। रसोई के एक एक बर्तनों को लेकर भी संजना को काफी दिक्कत होती थी। कई कई बार तो बर्तन की कमी के चलते इन सभी को एक साथ ही एक प्लेट में खाना खाना पड़ता है। चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से सारे बर्तन काले हो गए। इनका कालापन भी नहीं निकल रहा है। निकलेगा भी कैसे? ये जूना भी तो खराब हो गया है। राशि, तुम रहने दो, मैं बर्तन साफ कर दूंगी। तुम जाकर अंदर खाना बना लो। मैंने नारियल तोड़कर रख दिया है, तुम बर्फी बना लेना। शाम को बाजार में बेचने के लिए जाना है। संजना के आंगन में ढेर सारे नारियल के पेड़ थे। संजना और उसके नंद नारियल की बर्फी मिठाई बनाने का काम करती थी और उन्हें ले जाकर बाजारों में बेचती थी। मसाला पीसते पीसते पूरे हाथ छिल गए हैं मेरे। देख बहू, कैसी हालत हो गई मेरे हाथ की। माँ जी, घर में एक सिलबट्टा और ओखली तक नहीं है। इससे ज्यादा गरीबी और क्या ही देखने को मिलेगी। मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है मसाला पीसने की। एक काम कर, तू ही पीस ले। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संजना की नंद राशि को देखने के लिए रिश्ते वाले आए होते हैं। दोनों सास बहू घर में इस्तेमाल किए जाने वाले रोजमर्रा के बर्तनों में ही उन सभी को नाश्ता परोसती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी राशि? हमारी राशि को घर का सारा काम करना आता है। हमारी बेटी काफी घरेलू है और ये सब कुछ नाश्ता भी इसी ने बनाया है। बहन जी, आपकी बेटी तो हमें काफी पसंद है, लेकिन आपके हालातों को देखते हुए हमें लग नहीं रहा कि आप लोग हमारे दहेज की मांग को पूरी कर पाएंगे। और मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है तो दहेज तो लूंगी ही ना। अब जिनके घर के रसोई की ऐसी हालत हो और बर्तन इस तरह के टूटे फूटे हों, तो उन लोगों से मैं दहेज की क्या ही उम्मीद रखूं। राम राम बहन जी, अपनी बेटी के लिए अपने जैसा एक गरीब परिवार का रिश्ता ढूंढ लीजिएगा। कलावती की ये बात पूरे परिवार को काफी ज्यादा बुरी लगती है। तो वहीं राशि भी काफी दुखी हो जाती है। संजना आज शाम खुद ही बाजार में अकेले मिठाई बेचने के लिए जाती है। संजना मिठाई बेचकर वापस आ रही थी कि तभी वहीं एक दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई देखती है। संजना जैसे ही उस भीड़ में घुसती ही अंदर जाती है तो क्या कहा आपने? ये बर्तन सच में नारियल के बने हुए हैं? दिखने में भी कितने सुंदर हैं और काफी हल्के भी हैं। जब घर में मेहमान आएंगे तो इसी तरह के बर्तनों में उन्हें चाय नाश्ता दूंगी। कितना अच्छा लगेगा ना। नारियल से बने इन चम्मच को तो देखो, कितनी ज्यादा प्यारी है। मैं तो अपने बच्चों के लिए यही चम्मच ले रही हूँ। आइए आइए और नारियल के बने हुए बर्तन ले जाइए। देखने में सुंदर होने के साथ साथ काफी हल्के भी हैं। आइए आइए, ऐसा माल दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता था कि नारियल खाने के बाद उसके छिलके सर्दियों में आग जलाने के काम आते हैं, लेकिन इस औरत ने तो उन छिलकों और खोखले से कितने सारे बर्तन ही बना दिए और ये कितने सुंदर भी लग रहे हैं। संजना घर आती है और सारी बात अपनी सास और नंद को बताती है। भाभी, नारियल के बर्तन के बारे में बचपन में मैंने भी अपनी किताब में पढ़ा था। मैं सोच रही हूँ, हमारे आंगन में इतने सारे नारियल के पेड़ हैं, हम नारियल से मिठाई वगैरह तो बनाकर बेच देते हैं, लेकिन उनके छिलके और खोखले यूं ही पड़े रहते। तो क्यों ना उनकी मदद से हम लोग नारियल के बर्तन बनाएं और बेचें। लेकिन हम में से किसी को भी नारियल के बर्तन बनाने नहीं आते तो हम कैसे बनाएंगे? नहीं आते तो क्या हुआ, हम लोग सीख तो सकते हैं ना। राशि के पास एक सस्ता सेकंड हैंड स्मार्टफोन था, जिसकी मदद से अब तीनों बहू, सास और नंद मिलकर फोन के अंदर नारियल से बर्तन बनाने का तरीका देखते हैं। जिसके बाद अब संजना नारियल के छिलके और खोखले लेती है और उन्हें सबसे पहले घिसना शुरू कर देती है, जिसके चलते कभी कभी नारियल के छिलकों की वजह से संजना की उंगली कट जाती थी तो कभी उसका हाथ भी छिल जाता था। भाभी, आराम से देखिए, कितना खून निकल रहा है आपके हाथ से।
कोई बात नहीं राशि, जब तक मेहनत नहीं करूंगी तब तक फल भी तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू अपने आप को नुकसान पहुंचाती रहेगी। राशि बेटा, जा अपनी भाभी की उंगली पर दवाई लगा दे, मैं तब तक बर्तन बना लेती हूँ। कई दिनों तक कोशिश करने के बाद आखिरकार अब वो सब नारियल से बर्तन बनाना सीख जाते हैं और अब नारियल की मदद से राशि, संजना और उर्मिला मिलाकर तीनों ही छोटे छोटे कटोरा, चम्मच, गिलास, ओखली की मदद से जूना वगैरह भी बना लेते हैं। अब हमारे घर के लिए तो नारियल के बर्तन और छोटा मोटा सामान बन गया। एक काम कर, अब तू इन बाकी बचे हुए बर्तनों को राशि के साथ बाजार ले जाकर उन्हें बेचना। भाभी, मैं तो कब से एक्साइटेड हूँ इन बर्तनों को बेचने के लिए। शाम होते ही दोनों नंद भाभी और नारियल से बने रसोई के छोटे छोटे सामान और बर्तनों को ले जाकर बाजार में बेचना शुरू करती हैं। मैंने तो आज तक सिल्वर से बनी हुई कटोरा, चम्मच देखे थे, लेकिन यहाँ तो मसाला रखने के लिए छोटे छोटे डब्बे भी हैं। इनमें मैं जीरा, सौंफ वगैरह आराम से रख सकती हूँ, और हाँ, बटर भी। और जरा ये नारियल की छोटी छोटी प्लेट भी तो देखो, कितनी प्यारी लग रही है। इसमें तो बच्चों को आइसक्रीम देने में भी अच्छा लगेगा। बहन जी, और भी कई तरह का सामान है हमारे पास, देखिए, जैसे ये नारियल से बनी ओखली और ये छोटे छोटे ग्लास भी। राशि और संजना के नारियल से बने बर्तन और रसोई के सामान की काफी अच्छी बिक्री हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संजना हर रोज की तरह बाजार में नारियल के बने रसोई के सामान और बर्तन वगैरह को बेच रही होती है कि तभी राशि संजना के पास आती है। आपको पता है यहीं पास में कुछ दिनों में काफी बड़ा मेला लगने वाला है? हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन तुम मेले के लिए इतना खुश क्यों हो रही हो? क्या उसमें कुछ खास होने वाला है? वही तो भाभी, इस बार मेले में एक छोटा सा कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन में लोग अलग अलग तरह की चीज बनाकर जज के सामने पेश करेंगे और जिसकी चीज सबसे यूनिक और अच्छी होगी उसे एक प्राइज मिलेगा। मैं तो कह रही हूँ कि आप भी इस कंपटीशन में भाग ले लीजिए। हम नारियल के बर्तन बनाकर इस मेले में पेश करेंगे, क्या पता जगदीश को ये पसंद आ जाए। राशि की बात सुनकर संजना इस कंपटीशन में भाग ले लेती है और कुछ दिनों तक तीनों नंद भाभी और सास मिलकर नारियल के रसोई के सामान और बर्तन वगैरह बनाकर तैयार कर लेती हैं। और आज आखिरकार कंपटीशन का दिन आ ही जाता है, जब नंद भाभी सारे सामान को लेकर बाजार में जाती हैं और जब जज इनके बर्तन में से बना सामान और बर्तन देखते हैं तो इस छोटे से कंपटीशन में लोगों ने कई अलग अलग तरह की चीज बनाकर हमारे सामने पेश की है। कुछ चीज तो ऐसी हैं जिन्हें पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन आपके बनाए हुए नारियल के बर्तन और रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान हमें सबसे ज्यादा अच्छे लगे हैं। क्या ये सारे बर्तन और सामान आपने खुद अपने हाथों से बनाया है? जी, वो मेरे आंगन में ढेर सारे नारियल के पेड़ है ना, उन्हीं के छिलकों और खोखले की मदद से हमने ये सब बनाया है। पहले तो हम सिर्फ नारियल की बर्फी, मिठाइयाँ वगैरह ही बेचते थे, लेकिन अब उनकी मदद से बर्तन भी बना लेते हैं। यूनिक कॉन्सेप्ट हमें काफी अच्छा लगा। पता है, पुराने जमाने में कई सारे लोग नारियल के बर्तन बनाया करते थे लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा तो लोगों ने इन्हें बनाना और खरीदना बहुत कम कर दिया। और अगर आप चाहें तो अपना ये काम ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं और इसमें आपको हमारी जो भी मदद चाहिए होगी हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सर एंड मैम। दोनों नंद और भाभी को 10,000 रुपए मिलते हैं। साथ ही उन जज की मदद से बर्तन और रसोई का सामान ऑनलाइन बेचना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जिन बड़ी बड़ी फैक्ट्री में नारियल की मिठाई, दूध और जूस वगैरह बनते थे, वहां पर पड़े उन ढेर सारे नारियल के छिलके भी अब काफी ज्यादा तादाद में इन दोनों नंद भाभी के पास आने लगे थे। भाभी देखिए, आज भी कितने सारे नारियल के छिलके और खोखले आए हैं हमारे पास। इससे तो हमें अब और भी बर्तन बनाने हैं और ऑनलाइन कुछ लोगों के अलग अलग चीजों के भी ऑर्डर आने लगे हैं। बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इनकी कीमत काफी अच्छी होगी। राशि, माँ जी, अगर आप लोग मेरे साथ ना देते तो मैं कभी भी इस काम को अकेले नहीं कर पाती। अब तीनों सास, नंद और संजना मिलकर इस काम को काफी आगे तक ले जाती हैं और अब धीरे धीरे उनकी गरीबी की हालत भी खत्म होने लगती है और अब संजना इस काम को करते हुए अपने परिवार के साथ एक साथ हंसी खुशी जिंदगी जीती है। लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही गलियों में सब्जी बेच ली, इसलिए मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला था कि मैं थोड़ा बीच बीच में आराम भी करूं। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। हाँफते हुए विनोद घर आता है, जहां वो देखता है कि उसकी बेटी बैठकर पढ़ रही है और वो आते ही बेड पर बैठ जाता है। शारदा, अरे जल्दी से एक गिलास पानी दो और मेरा पंप भी। क्या हुआ जी, फिर से आपकी सांस फूलने लगी है? मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप अपना पंप साथ रखा करें। कहाँ रखा है आपने अपना पंप? रुकिए, मैं खुद अभी ढूंढती हूँ। इतना बोलकर शारदा घर में इधर उधर अपने पति का अस्थमा का पंप ढूंढती है
और ये देख राधा बड़ी परेशान होती है। वो भी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता का पंप ढूंढकर अपनी माँ को देती है। माँ, पापा का पंप। ये क्या, तुम्हारे पापा का पंप तो खत्म होने वाला है, पर अभी इतना भी चलेगा। शारदा जल्दी से अपने पति को पंप देती है, जिसे इस्तेमाल करने के बाद विनोद को थोड़ी सांस आती है। आपका तो पंप भी खत्म होने वाला है और आपके पैरों में भी सूजन है। मैं कह रही हूँ आपको एक बार डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। आपकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है, कहीं आपका अस्थमा बिगड़ ना जाए। शारदा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं बार बार अस्पताल के चक्कर काट सकूं। मुझे अपनी बच्ची को भी पढ़ाना है, और जैसे मिश्रा ने अपने बेटे को दुबई डॉक्टर बनने के लिए भेजा है, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी भी दुबई जाए और डॉक्टर बनकर आए। पापा, मैं बड़ी होकर दुबई जरूर जाऊंगी और वहीं से डॉक्टर की डिग्री भी लेकर आऊंगी, और बड़ी होने के बाद आपका इलाज भी करूंगी। पैसे की वजह से आप सही से अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं ना? हाँ मेरी बच्ची, तू बड़ी होकर दुबई से डॉक्टर बनकर आना, फिर तू हमारे गांव की इकलौती और पहली महिला डॉक्टर बनेगी और हम सभी को तुझ पर गर्व होगा। राधा पढ़ने में काफी होशियार थी, इसलिए विनोद चाहता था कि मिश्रा के बेटे की तरह उसकी बेटी भी दुबई से डॉक्टर की डिग्री ले। इसलिए वो अपना इलाज सही से न करवाकर अपनी बेटी के पढ़ाई पर पैसा लगाता है। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते राधा बड़ी हो जाती है और वो 12th पास करके अपना रिजल्ट चेक कर घर आती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि एक बच्चा बेहोश हो गया है और लोगों ने उसे घेर रखा है। अरे, ये आप सब क्या कर रहे हैं? बच्चा बेहोश है, उसे हवा आने दीजिए। आप लोगों ने तो उसकी हवा ही रोक रखी है। इतना बोलकर राधा सभी को साइड करती है और उस बच्चे को CPR देती है और बच्चा होश में आता है। ये देख गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं और गांव में भीड़ देख शारदा और विनोद सब्जी छोड़ उस भीड़ के पास आते हैं, जहां वो देखते हैं कि गांव वाले उसकी बेटी की तारीफ कर रहे हैं। शारदा, तुम्हारी बेटी न सिर्फ पढ़ने में होशियार है, बल्कि इसके अंदर तो सच में डॉक्टर वाली काबिलियत भी है। अरे भगवान करे हमारी राधा बहुत जल्द डॉक्टर बने, ताकि हम गरीबों का सस्ते में इलाज कर सके। काका, आपका और मेरे पापा का सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। पापा, ये देखो मेरा रिजल्ट। मैं सिर्फ अपने क्लास या स्कूल में नहीं, बल्कि पूरे गांव में फर्स्ट आई हूँ, पूरे 99.5% के साथ। ये देख विनोद का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा दुबई जाने के लिए काफी सारे फॉर्म भरती है और कुछ एग्जाम्स की तैयारी करने लगती है। इसी बीच उसकी नजर उसके पास बैठे उसके पिता के पैरों पर पड़ती है। पापा, आपके पैरों की सूजन तो बढ़ती ही जा रही है। अरे बेटा, तू मेरे पैर की सूजन क्यों देखती है? तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे दुबई जाना है और मुझे सब्जी बेचनी है। विनोद, इसकी चिंता तो मत करो, हमारी राधा दुबई जाएगी। दुबई में मेरे भाई का लड़का भी रहता है, वो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। एक बार बस हमारी बिटिया को दुबई जाने के लिए पासपोर्ट मिल जाए तो उसके बाद राधा को DHA की परीक्षा देनी होगी दुबई में, और परीक्षा बहुत अच्छी हुई तो इसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और अगर नहीं भी मिली तो मैं सब खर्चा उठाऊंगा। पर हमारी बिटिया दुबई से डॉक्टर की डिग्री लेकर इंडिया जरूर आएगी, और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं भी चाहता हूं भाई कि हमारे गांव की पहली महिला डॉक्टर जल्द से जल्द बने, और इन सब का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। क्योंकि राधा गांव की एक लौती और पहली ऐसी लड़की थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो भी दुबई जाकर। इसलिए न सिर्फ उसके माता पिता बल्कि सरपंच भी इसमें उसका पूरा साथ देता है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द राधा को पासपोर्ट मिल जाता है और वो दुबई की मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सारे ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लेती है और दुबई जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये लो बेटा, तुम्हारा वीजा, पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड। अब जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकलो, इससे पहले कि तुम लेट हो जाओ। बेटा, पापा, मैं कुछ सालों के लिए दुबई जा रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपसे दूर हो रही हूँ। आप देखना, मैं जब वहां से आऊंगी तो मैं आपका सबसे पहले सब्जी बेचने का काम छुड़वाऊंगी। सब्जी बेचकर आपने मुझे खूब पढ़ा लिया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कमाऊं। हाँ बेटा, तेरे आने के बाद तेरे पापा सब्जियां नहीं बेचेंगे। वैसे भी बच्चे ही तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। और बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी डॉक्टर बेटी का पहला पेशेंट इंडिया में मैं ही बनूंगा। इस तरह राधा सबसे विदा लेकर एयरपोर्ट के लिए निकलती है और बहुत जल्द फ्लाइट में बैठकर दुबई पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात नीरज से होती है, जो कि सरपंच का भतीजा होता है। यहाँ आ तो गई हो, पर दुबई के बच्चे बड़े गंदे हैं, तुम्हें बहुत परेशान करेंगे और तुम्हें डरना नहीं है।
चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं डरती। मुझे खुद पर और अपने पापा की परवरिश पर पूरा भरोसा है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दुबई घुमाता हूँ ताकि तुम्हें यहाँ ट्रैवल करने में दिक्कत ना हो। इस तरह नीरज राधा को दुबई के हॉस्टल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल जैसी जगह घुमाता है और कैसे बस से ट्रैवल किया जाता है इसके बारे में बताता है। साथ ही वो उसको बुर्ज खलीफा भी दिखाता है ताकि उसे अच्छा लगे। और अगले दिन दुबई के मेडिकल कॉलेज में जाती है जहां आज उसकी पहली क्लास थी। पर जब वो क्लास में जाती है तो पहले ही दिन कॉलेज के बच्चे उसे परेशान करते हैं। ये लो, देखो आ गई अदर कंट्री की एक और लड़की, पैसे के दम पर हमारे दुबई में डॉक्टर की डिग्री लेने। ओ रियली? जब एग्जाम होंगे तब मैं तुम्हें ये चीज क्लियर कर दूंगी कि मैं पैसों के दम पर नहीं, अपने दम पर आई हूँ। इसकी अकड़ तो देखो, अगले महीने जब टेस्ट होगा तो इसकी सारी अकड़ भी निकल जाएगी। प्रोफेसर एक सवाल करेंगे और इसकी बोलती बंद। कॉलेज के बच्चे राधा का काफी मजाक बनाते हैं। ये देख राधा को अपने पिता की याद आती है। अरे बेटा, तू यहाँ क्यों आ गई? घर पर जाकर पढ़ाई कर, मैं यहाँ सब्जी बेच रहा हूँ। पापा, मोहल्ले के कुछ बच्चे मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे, बार बार घर में आकर मुझे परेशान कर रहे, इसलिए माँ ने मुझे आपके पास भेज दिया। वो कहते हैं सब्जी वाली की बेटी ना कभी दुबई जा सकेगी और ना ही कभी डॉक्टर बन सकेगी। बेटा, लोगों का काम है आगे बढ़ने वालों के पैर खींचना, पर तुम इतनी जल्दी हार मत मानना, बस खुद पर विश्वास रखना। राधा अपने पिता को याद करके दुबई में अकेली पढ़ाई करने लगती है। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और एक दिन प्रोफेसर क्लास में कुछ सवाल करते हैं और राधा सबसे पहले खड़ी होकर उन सभी सवालों का जवाब देती है। ये देख वहां बैठे सभी बच्चों की बोलती बंद हो जाती है और क्लास खत्म होने के बाद जो बच्चे उसका मजाक बना रहे थे वो उससे दोस्ती करते हैं। अरे तुम तो सच में बहुत तेज हो, माफ करना, मुझे लगा तुम भी पैसों के दम पर आई हो। इस तरह अब क्लास के सभी बच्चे राधा के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जहां राधा दुबई में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी तो वहीं गांव में अब भी विनोद अपनी परवाह न करके सब्जी बेच रहा होता है। बहन, आलू 50 रुपए के 2 किलो है और टमाटर 20 रुपए के किलो। भैया, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप इतनी लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, सब ठीक तो है? हाँ, वो बोलते बोलते विनोद की सांस और ज्यादा फूलने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है और गांव वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं। इसी तरह कुछ सालों बाद राधा अपने गांव आती है जहां सरपंच और शारदा एयरपोर्ट पर राधा का इंतजार कर रहे होते हैं। राधा ने डॉक्टर का कोट पहना था जिसे देख उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ, काका, देखिए मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ और मुझे डॉक्टर की डिग्री भी मिल चुकी है, पर पापा कहाँ हैं? वो मुझे लेने नहीं आए। अरे बेटा, तुम तो जानती हो अपने पापा को। वो तो है, पर अब मैं आ गई हूँ, अब मैं पापा को सब्जी नहीं बेचने दूंगी। आखिर मैंने अपने पापा का सपना सच कर दिखाया। एक सब्जी बेचने वाले की बेटी दुबई से डॉक्टर बनकर आई है। राधा अपनी माँ और सरपंच के साथ घर जाती है और घर पर भी अपने पिता को न देखकर वो काफी परेशान होती है। माँ, पापा कहाँ हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गाँव आते ही सबसे पहले अपने पापा का इलाज करूंगी। देखिए, मैं पापा के लिए अस्थमा का पंप भी लेकर आई हूँ और पापा को थायराइड है ना, उसकी दवाइयाँ भी। अरे बेटा, तू आ गई डॉक्टर बनकर। आ गई है तो पहले मुझे देख ले, कुछ दिनों से शरीर में बहुत थकावट है, हाथ पैर में भी काफी दर्द है। आंटी, आप 10 मिनट रुकिए, मेरे पापा सब्जी बेचकर आते ही होंगे, मैं पहले अपने पापा का चेकअप करूंगी। शारदा, तूने राधा बेटी को अब तक बताया नहीं कि 2 साल पहले इसके पिता गुजर गए सब्जी बेचते हुए? ये खबर सुन मानो जैसे राधा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो बाहर जाकर अपने पिता का ठेला देखती है और उसे पता चलता है कि अब उसकी माँ अपना गुजारा करने के लिए सब्जी बेचने का काम कर रही है। माँ, आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तेरे पापा नहीं चाहते थे कि तेरे डॉक्टर बनने से पहले उनकी हालत के बारे में तुझे पता चले। अगर तुझे पता चल जाता कि तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो तू अपनी पढ़ाई छोड़कर इंडिया आ जाती है। मैं अपने पापा को तो नहीं बचा सकी। मैंने सोचा था दुबई से डॉक्टर की डिग्री लेकर आऊंगी तो सबसे पहले अपने पापा का इलाज करूंगी, पर अब मैंने ठान लिया है मैं अपने जैसे गरीब परिवार का इलाज कम पैसों में करूंगी ताकि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और बच्चे के साथ ना हो। इस तरह अब राधा अपने घर में ही छोटा सा क्लिनिक खोल लेती है और अपने जैसे बेसहारा गरीब, बूढ़े, बुजुर्ग और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करती है।